नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। आज अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है। यह हर साल 22 मई को दुनिया भर में एक साथ मनाया जाता है। इसे सबसे पहले साल 1993 में मनाया गया था। उस समय यह 29 दिसंबर को मनाया गया था और इसके बाद साल 2001 से यह हर साल 22 मई को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को जैव विविधता के प्रति जागरूक करना है। इस साल की थीम वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन फॉर नेचर है। आज हमारे साथ पर्यावरणित विज्ञान संरक्षक डॉक्टर सुशील द्विवेदी जी जुड़े हैं। उनसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं एक खास रिपोर्ट पर। आज अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है। आज के दिन सभी को सोचना होगा कि कैसे जैव विविधता की हानि और पारिस्थितिक तंत्र के क्षरण से मानव जाति के सक्षम उत्तरजीविता का संकट पैदा होता जा रहा है। जैव विविधता के मुद्दों के बारे में समूचे विश्व में जागरूकता और समझ बढ़ाने के लिए 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। वैसे तो आजकल नित्य दिन प्रतिदिन किसी न किसी विशिष्ट दिवस की घोषणा होती रहती है। कभी कभी तो बेचारे एक ही दिवस पर तीन राष्ट्र दिवस और विश्व दिवस एक साथ ही सवार हो जाते हैं। तो हम इससे परेशान होकर एक बार यह सोचते हैं कि यह अब आखिर ये कैसे दिन आ गए हैं जब पेड़ पौधों, कीड़े मकोड़ों, कीट पतंगों का भी दिवस मनाया जाने लगा है। पर हकीकत में ऐसा है। इस पृथ्वी पर मौजूद हर वनस्पति, जीव जंतु का अपना अपना महत्व है। अंधाधुंध दोहन के चलते आज देश के जंगलों से कई दुर्लभ वनौषधियां विलुप्त होती गई हैं और 32 से अधिक विलुप्त प्राय वनौषधियां अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की पुस्तक यानी कि IUCN रेड डाटा बुक में शामिल हो गई हैं। रेड डाटा लिस्ट 2020 के अनुसार संपूर्ण विश्व में 40,468 पेड़ पौधों की प्रजातियों को वर्तमान में संरक्षित करने की आवश्यकता है। इसमें से 16,460 मादक प्रजातियां अति दुर्लभ श्रेणी में हैं। इसी प्रकार भारत में 2,063 पेड़ पौधों की प्रजातियां संकटग्रस्त हैं, जिनमें से 428 अति दुर्लभ हैं। भारत की गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों के पौधों और जानवरों की 132 प्रजातियों को सूचीबद्ध किया गया है। इसके दूरगामी परिणामों को देखते हुए यह स्थिति बहुत ही गंभीर रूप से खतरनाक कही जा सकती है। इस ग्रह का एक एक पौधा, 11 कीट पतंगे तक सभी इस पर्यावरण चक्र की महत्वपूर्ण हिस्से हैं। इस श्रृंखला की एक कड़ी में टूटने पर पूरी श्रृंखला ही धीरे धीरे बिखर जाएगी। आपको बता दें कि पर्यावरण तथा जैव विविधता के संतुलन को मनुष्य ने जब जब छेड़ा है, तब तब मानव जाति ने इसकी बड़ी बड़ी कीमत चुकाई है। आज जब कोरोना महामारी से पूरा विश्व हलाकान है और विश्व के सारे वैज्ञानिक भले कोरोना की दवाइयों तथा टीके के प्रभावों को लेकर एक मत नहीं है, पर इस एक बात को लेकर पूरा विश्व का चिकित्सा जगत तथा वैज्ञानिक समुदाय एकमत है कि मनुष्य अपनी समग्र रोग प्रतिरोधक क्षमता के जरिए ही इसे पूरी तरह से हराया जा सकता है। और यह तो सदियों से अनुभूत तथा स्थापित तथ्य है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो आज यानी 22 मई को पूरे विश्व में जैव विविधता दिवस मनाया जा रहा है और आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं विज्ञान संचारक डॉक्टर सुशील द्विवेदी जी। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहला सवाल कि ये जैव विविधता दिवस आखिर है क्या और आखिर इसे क्यों मनाया जाता है? सभी के जीवन से जुड़ा हुआ है, उस पर बात करने के लिए आज हम सब लोग एक जगह इकट्ठे हुए हैं। जैसा कि आपने कहा कि जैव विविधता दिवस क्यों मनाया जाता है, और जैव विविधता दिवस बताने के पहले हमें और आपको यह जानना जरूरी है कि जैव विविधता क्या होती है और क्यों जरूरत पड़ी ऐसे दिन की। तो आपने और हमने देखा होगा कि पृथ्वी पर जीवन के लिए जिम्मेवार जो सबसे छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, उनसे लेकर या फिर जो आजकल हम लोग तमाम प्रकार के फंगस सुन रहे हैं, चाहे व्हाइट
माउल्ड हो सकता है, या व्हाइट फंगस या ब्लैक फंगस या दूसरे और फंगस जो हम लोग खाते हैं, चाहे वो मशरूम भी हो सकता है, या फिर हमारे आसपास छोटे छोटे जानवरों से लेके बड़े बड़े जानवर, और हम और क्या बताएं, हम जो हमारे आप हेलो, जो हमारे आसपास जो इंसान हैं, वो सब कोई मिलके, जो भी छोटे जीव से लेके समुद्र की खाई से लेके बड़े बड़े विशाल बरगद, हाथी, व्हेल, ये सब कुछ मिलके एक जैव विविधता बनाती हैं। और अगर हम कहें तो जैव विविधता को बचाने के लिए आज जरूरत पड़ी है, क्योंकि हमारे दुनिया की जैव विविधता कम होती जा रही है, और इस जैव विविधता के कम होने से हमारे आपके ऊपर जो एक संकट अलग अलग रूप में देखने को मिल रहा है, चाहे वो जलवायु परिवर्तन के रूप में, क्लाइमेट चेंज के रूप में, या फिर नई नई बीमारियां हमें और आपको देखने को मिल रही हैं, चाहे वो हंटा वायरस के द्वारा हो, चाहे इबोला वायरस के द्वारा हो, चाहे सार्स वायरस के द्वारा हो, चाहे कोरोना वायरस के द्वारा हो। तो ये अलग अलग जो बीमारियां हो रही हैं वायरस की, मच्छरों की प्रजातियां बढ़ रही हैं, हानिकारक जो इंसेक्ट हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। इसके साथ साथ हमारे आपके लिए रिसोर्स की कमी हो रही है धरती पर। तो ऐसे जो दिवस हैं जिसे मनाने की एक आवश्यकता समझी गई कि जिन दिनों पर हम अपने देश के लोगों को जागरूक कर सकें कि वो जागें, नहीं तो ये जैव विविधता अगर कम हो गई तो कल के दिन हमें और आपको दवाइयां कहाँ से मिलेंगी, हमें और आपको कपड़े कहाँ से मिलेंगे, हमें आपको भोजन कहाँ से मिलेगा। हमारे और आपके पृथ्वी पर जो एक प्रकार का साइकिल चलता है जिसे हम बायो जियो केमिकल साइकिल कहते हैं, वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, और अल्टीमेटली हम और आप सब जीव जंतुओं का रहना भी यहाँ पर संभव नहीं रह पाएगा। इसलिए ऐसे दिन मनाए जाते हैं जिससे कि हमारे लोग, हमारे बच्चे और उससे जुड़े हुए जो भी प्रकृति को बचाने के लिए, जो भी प्रकृति से जो लोग फायदे लेते हैं, वो जागरूक हों और प्रकृति के बचाने के लिए आगे आए। तरीके से वी आर सॉल्यूशन इसकी जो थीम रखी गई है, आखिर इसका मतलब क्या है कि अलग अलग साल में जिस तरीके से इसका आयोजन किया जाता है, बहुत से कार्यक्रमों का आयोजन भी आज के दिन किया जाता है, लेकिन अगर बात करें थीम की तो आखिर वी आर सॉल्यूशन जो थीम रखी गई है इस साल, तो आखिर इसका क्या मतलब है? ये देखिए, थीम अपने आप में कहती है। देखिए, आपने अगर कभी सोचा हो प्रिया जी, हमें और आपको जब भी कोई जरूरत पड़ती है तो हम कोशिश करते हैं कि हम सस्टेनेबल सॉल्यूशन ढूंढें। मतलब हमें ऐसे सॉल्यूशन की दरकार होती है जिसमें ऊर्जा कम खर्च हो, जो टिकाऊ हो, और जिसमें प्राकृतिक जो संपदा है हमारी, जो नेचुरल रिसोर्स हैं, उनका कम उपयोग हो। तो ये जो वी आर द सॉल्यूशन थीम रखी गई है, ये एक प्रकार से कहा गया है कि हम ही प्रकृति से फायदे लें और प्रकृति से हम एक प्रकार से इंस्पायर हों, प्रकृति से प्रेरणा लें। जो भी हमारी आजकल परेशानियां हैं, उन परेशानियों को दूर करने के लिए हम प्रकृति से हल ढूंढें, क्योंकि प्रकृति के द्वारा जो हल मिलते हैं, प्रकृति के द्वारा जो भी हमें सॉल्यूशन मिलते हैं, वो बहुत प्रभावी होते हैं, सस्टेनेबल होते हैं और इंसानों के लिए कारगर होते हैं। तो ये एक प्रकार से एक आगाह किया गया, एक प्रकार से आह्वान किया गया है कि हम प्रकृति के लाभों को पहचानें। जैसे मैं एक उदाहरण से आपको बताना चाहूंगा, हम प्रकृति से बहुत सारी चीजों को लेके इंस्पायर होते हैं, प्रकृति से प्रेरणा लेके नई नई विज्ञान और तकनीकी हम लोग खोजते हैं, वैज्ञानिक लगातार लगे हुए हैं। जैसे सबसे पहले बुलेट ट्रेन जो बनाई गई थी, वो बुलेट ट्रेन वर्तमान की बुलेट ट्रेन की तरह नहीं थी, वो आगे की तरफ नुकीली नहीं थी, वो ब्लंट थी। और जब वो बुलेट ट्रेन निकलती थी टनल के अंदर से, तो बहुत तेज आवाज करती थी, सोनिक बूम, टनल टूट जाती थी, लोग बैठते नहीं थे। जापान में बुलेट ट्रेन तब ये बनाई गई, तब जो पूरा प्रोजेक्ट जो देख रहे थे वो एक प्रकृति प्रेमी व्यक्ति थे। उन्होंने देखा कि एक किंग फिशर बर्ड होती है, एक चिड़िया होती है, वो चिड़िया उड़ती है और छपाक से पानी के अंदर बिना छपाक की आवाज किए हुए पानी के अंदर जाती है और विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी स्प्लैशिंग साउंड उड़ के मछली पकड़ ले जाती पानी के अंदर से। तो इससे उनको आइडिया आया कि ऐसा कैसे हुआ। तब उन्होंने देखा कि यह जो कुछ हुआ ये उसकी चोंच की वजह से है, क्योंकि उसकी जो बीक होती है वो नुकीली होती है आगे की तरफ ऐसे। तो उन्होंने बुलेट ट्रेन का आकार नुकीला कर दिया, प्रकृति से देखिए आइडिया लिया।
तो ऐसे प्रकृति से बहुत सारे नवाचार किए गए, नई नई चीजें खोजी जा रही हैं, नई नई दवाएं आ रही हैं। बीमारियों के प्रति जो रॉ मटेरियल है दवाओं के लिए, वो हमें नेचर से प्राप्त होता है, और उसके लिए बायोडायवर्सिटी ही वो रिजर्वायर है। जी, देखिए इस समय जो कोविड के चलते पूरी दुनिया आज इस महामारी से जूझ रही है, और कहीं ना कहीं अगर बात करें ऑक्सीजन की, तो आज ये बात लोगों को भी समझ में आ रही कि आखिर कितना जरूरी है ऑक्सीजन। और जिस तरीके से लोग पहले भी पेड़ों की कटाई कर रहे थे बहुत बड़ी मात्रा में, अब तो पेड़ की जो संख्या है वो काफी कम होती जा रही है। तो क्या लगता है आपको कि अगर अभी भी समय है, अगर अभी भी हम अपने नेचर को बचाएंगे नहीं, तो जो आने वाला समय है उसमें हमें किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? देखिए, हम और आप लोग एक प्रकार से इमरजेंट सिचुएशन पर हैं। बिल्कुल। मतलब ये हम कह सकते हैं कि प्रदूषण या पर्यावरण की इमरजेंसी हो गई है, जो एनवायरनमेंट की इमरजेंट सिचुएशन है। क्योंकि अगर हम और आप लोग नहीं संभले तो अगले 10-12 साल बाद हमें और आपको ऐसा प्रकृति का तमाचा पड़ेगा जिसको हम सहन नहीं कर पाएंगे। हम किसी भी रूप में देखें, आज देखिए, आप देख रहे हो बेमौसम बारिश हो रही है। बिल्कुल। बेमौसम देखा होगा कि वो बारिश होने के साथ साथ थोड़े से समय में इतनी बारिश हो जाती है कि आप देखते होंगे कि वहां पर बाढ़ आ जाती। इसके साथ साथ आप देखते होंगे ऐसी जगह जहां बहुत बारिश होती थी वहां सूखा पड़ रहा है। तो ये बहुत बड़ी एक एक कहते हैं अकल्पनीय स्थिति पैदा हो रही है। आप देख रहे होंगे नई नई बीमारियां पैदा हो रही हैं। जैसे अभी वर्तमान में पूरा दुनिया कोरोना से लड़ाई लड़ रही है। अब एक थ्योरी कहती है कि कोरोना के फैलाव, कोरोना कैसे इंसानों में आया, इसके पीछे की एक रिसर्च कहती है कि जूनोटिक डिजीज हो गई है, कि ऐसी कई बीमारियां हमें और आपको आगे परेशान करने वाली हैं। क्योंकि जंगल खत्म कर दिए जा रहे हैं और जंगल पर हम लोग अपने आलीशान घर बनाते जा रहे हैं। जंगलों के बीच में हाईवे निकाल दिए जा रहे हैं, जंगलों के बीच में ट्रेन की पटरी निकाल दे रहे हैं। हम लोग वेटलैंड अर्थात जिन्हें सुपरमार्केट ऑफ बायोडायवर्सिटी कहते हैं, वहां पर जाके हवाई पट्टी बना दे रहे हैं। देखिए सैफई में यही तो हुआ। छतरपुर मध्य प्रदेश का एक जिला है, वहां पर बक्सवा एक क्षेत्र है, वहां पर हीरे के खनन के लिए, हीरे को निकालने के लिए वहां पर बहुत बड़े वन क्षेत्र को उन्होंने पट्टे पे दे दिया है एक कंपनी को। उसमें लाखों पेड़ों को काटा जाना है। ऐसे पेड़ जो बहुत पुराने हैं, जैसे तेंदुए का पेड़, महुआ का पेड़, जामुन का पेड़, आम का पेड़, इस बेल का पेड़, ये बहुत पुराने बड़े बड़े दरख्त, नीम का पेड़, पीपल, बरगद, जो कितनी ऑक्सीजन नहीं देते। तो आज के दौर में ये बहुत ही खतरनाक स्थिति में हम लोग आ गए हैं। और ये जो जंगल होते हैं पिया जी, इनको हम लंग्स कहते हैं, फेफड़े कहते हैं धरती के। अगर धरती के फेफड़े खराब होने लगेंगे, क्योंकि ये हमें साफ हवा देते हैं, तो मेरा और आपका जीवन बिल्कुल कभी भी हम नहीं समझ सकते कि आगे चल के अच्छा होने वाला है। हमारी आने वाली जनरेशन को तमाम दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है। जी, अगर बायोडायवर्सिटी से जुड़ी एक चीज, अगर स्पीशीज की बात करें, तो लगातार जैसे बैक्टीरिया और फंगस जो इनकी स्पीशीज है, तो क्या लगता है जिस तरीके से कोविड है, इसकी जो फंगस है, बैक्टीरिया, इनकी जो स्पीशीज है वो कहीं ना कहीं अगर बढ़ती जा रही है और लोगों पर इस कदर हावी हो गई है कि आज कोविड-19 की बात करें तो पूरी दुनिया पर यह हमला कर रहा है। तो क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से जो प्रकृति का असंतुलन होता जा रहा है लगातार, अगर बात करें, तो ये हम पर कितना भारी पड़ता दिखाई दे रहा है? देखिए, सीधे सीधे देख रहे हैं, एक छोटे से एक वायरस ने, जो मुझे और आपको नहीं दिखाई देता है, मेरे पीछे एक शानदार माइक्रोस्कोप रखी हुई है, तो ऐसे और इसके अलावा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जैसी चीजों से उस वायरस को हम लोग देख पाते हैं। तो ये चाहे एक ब्लैक फंगस या व्हाइट फंगस, जिसको देखने के लिए मुझे अपनी पीछे रखी हुई माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में ये जो ना दिखाई देने वाले जो एक प्रकार के क्रिएचर हैं, इन्होंने पूरी दुनिया को घुटनों पे लाद दिया है। पूरे दुनिया के अहंकार को, इंसानों के अहंकार को खत्म कर दिया है कि दे आर द सुपीरियर। उन्होंने एक आईना दिखाया है कि देखिए, प्रकृति में हर जीव जंतु अपने आप में ताकत रखता है, अपने आप में उसकी अपनी एक पावर है। अब जो भी हम लोगों ने अत्याचार किए प्रकृति पर, उस अत्याचार का नतीजा है कि जो हानिकारक कीड़े हैं, हानिकारक जो भी इंसेक्ट हैं, हानिकारक जो भी प्रजातियों के और जीव जंतु हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है। और जो लाभकारी कीड़े हैं,
उनकी संख्या कम हो रही है धरती पर। तो ये एक बहुत ही एक देखने को मिल रही है एक स्थिति कि कल के दिन हमारे चारों ओर रोग फैलाने वाले, हानि करने वाले ऐसे कई प्रकार के हमें जीव जंतु, ऑर्गेनिज्म और वनस्पतियां देखने को मिलेंगी। जैसे आपने अभी ब्लैक फंगस की बात की, ब्लैक फंगस या व्हाइट फंगस, इनके सारे स्पोर्स हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं। लेकिन इसके साथ एक बस यही स्थिति है कि जिसकी इम्यूनिटी वीक होती है, जी। कोरोना काल में स्टेरॉइड का सेवन करने से तो उनको प्रभावित करते हैं। लेकिन ये तो एक छोटी सी बात हुई। हम आपको कह रहे हैं, आप रोड के किनारे देखिए कितने सारे खरपतवार पौधे उगाते हैं खेतों में। हम किसान बोता है अपने फायदे की चीजें, लेकिन उनके साथ बहुत सारे खरपतवार उगाते हैं जिन्हें हम वीड्स कहते हैं। जी। वो वीड्स इन बदली हुई परिस्थितियों पर ज्यादा अच्छे से टॉलरेट कर लेते हैं और किसानों की पैदावार कम होती है। तो अब समय आ गया है कि हमें अपनी प्रकृति के मधुमक्खी को भी बचाना है, तितली को भी बचाना है, गौरैया को भी बचाना है, और हाथी को भी बचाना है, पीपल को भी लगाना है, बरगद को भी लगाना, नीम को भी लगाना है। धरती सबकी है, ये धरती मेरी नहीं है, ये धरती प्रिया जी आपकी नहीं है, ये धरती प्राइम टीवी की नहीं है, ये धरती सभी की है। बिल्कुल। अभी जिस तरीके से डॉक्टर आपने बताया कि जो हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं उनकी जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है, और जो कहीं ना कहीं जो यूजफुल बैक्टीरियाज होते हैं जो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी पर प्रभावित करते हैं वो कम होते जा रहे हैं। तो अगर इनके डिफरेंस की बात करें तो कौन कौन से वो फंगस, वो जो बैक्टीरियाज हैं कि जो हार्मफुल होते हैं और कुछ बैक्टीरियाज जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं? देखिए प्रिया जी, अगर आपने एक चीज देखी हो तो ये जो माइक्रोब्स में आते हैं, ये वायरस हुए, फंजाई हुए, जी। बैक्टीरिया हुए, और ये दे आर कंसीडर्ड एज ए फ्रेंड एज वेल एज फो। फो मींस एनेमी। ये हमारे दोस्त भी होते हैं और दुश्मन भी होते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। इनसे कुछ फायदे भी होते हैं, कुछ हानि भी। जैसे आप फंगस की बात कर रही, तो क्या आप और हम लोग फंगस को उपयोग नहीं करते क्या? घर में देखिए, हम लोग जब डोसा बनाते हैं तो फंगस को लेते हैं, उसमें खमीर को आटे में गूंथते हैं, मैदा में गूंथते हैं कि नहीं गूंथते हैं? ऐसे ही आपने देखा होगा खमीर का और भी जगह उपयोग किया जाता है, ब्रेड बनाने में उपयोग किया जाता है। जो वाइन इंडस्ट्री है वो खमीर का उपयोग करती है क्योंकि उसमें जाइमेज एंजाइम होता है। तो ये तो फंगस। ऐसे ही हम लोग देखा होगा प्रोटीन के अच्छे सोर्स के रूप में आपने देखा होगा कि हम लोग मशरूम का सेवन करते हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा कि अगर दुनिया की जो सबसे पहली एंटीबायोटिक वो एक फंगस से बनी थी, वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में, लगभग 90 साल पहले, 91 साल पहले ये खोजी हुई थी। हम कह सकते हैं कि अब ऐसी स्थिति में जबकि हमें आपको बचाने के लिए इतनी अच्छी अच्छी चीजें प्राप्त होती हैं उन्हीं फंगस से, लेकिन उन्हीं फंगस में से कुछ ऐसे फंगस भी हैं जो विषैले हैं, जो टॉक्सिन बनाते हैं, जो हमें और आपको बीमार करती है। अगर फेफड़ों में पहुंच जाएंगे तो एस्परजिलोसिस कह देंगे, हमारे कान में इन्फेक्शन हो जाएगा तो मिडिल ईयर इन्फेक्शन हो जाएगा। अगर हमारे नाक के रास्ते साइनसिस को कर दें, अफेक्ट आंखों को कर दें, तो आंखों की रोशनी भी जा सकती है। तो ऐसे ही बैक्टीरिया के साथ है। बैक्टीरिया हमारे आपके घर में नहीं है क्या? दूध से दही बनाते हैं तो हम लोग बैक्टीरिया का ही तो प्रयोग करते हैं, ये बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है। अगर वो बैक्टीरिया नहीं होगा, लैक्टोबैसिलस, तो हमारा दूध से दही नहीं बनेगा। बहुत सारे लोगों को दूध से एलर्जी होती है, दूध उनको नहीं पचता है, तो वो डॉक्टर कहता है आप दही लीजिए। दही में एक सबसे अच्छा गुण होता है विटामिन B12 होती है। तो जो वेजिटेरियन होते हैं उनके लिए एक सोर्स है दही, तो उसमें विटामिन B12 मिलती है, क्योंकि वो विटामिन B12 एंटी कैंसर भी समझी जाती, उससे बहुत फायदे होते हैं। तो कुल मिला के हमारा कहने का मतलब है कि बैक्टीरिया हमारा दोस्त भी है, दुश्मन भी है। एक तरफ तमाम बीमारियां फैलाता है, टिटनेस आपने देखा होगा, हमें ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है, प्लेग हो जाता है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है। और दूसरी तरफ यही बैक्टीरिया हमारा कई जगह फायदा करता है, रेसे बनाने में मदद करता है, सॉइल में नाइट्रोजन को फिक्स करने में मदद करता है, हमारे दूध से दही बनाने में मदद करता है। तो ये एक प्रकार का दोस्त भी है, दुश्मन भी है। तो अब स्थिति ऐसी है कि अब चूंकि जैसे आपने कहा, ये कुछ माइक्रोब ऐसे होते हैं जो वाइल्ड एनिमल के ऊपर एक घर बना के रहते हैं, आराम से रहते हैं। वाइल्ड एनिमल, सपोज जैसे हम बैट की बात करें, चमगादड़ की बात करें, तो ये चमगादड़ पर ये जो कोरोना वायरस है ये नेचुरली पाया जाता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं करता। लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने जंगल ही खत्म कर दिए। अब जंगल में जो जीव जंतु रहते थे वो धीरे धीरे
इंसानी बस्तियों के पास आते गए, क्योंकि वो वहां से शिफ्ट होने लगे। अब जितने ज्यादा हम जंगली जानवरों के संपर्क में आएंगे, तो ये सारी बीमारियां कहलाती जूनोटिक डिजीज, और इन जूनोटिक डिजीज के फैलने की संभावना उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। जी तो इसलिए अब समय आ गया है कि ये जैव विविधता को अगर हमें बरकरार रखना है, तो धरती के फेफड़े अर्थात जंगल को बचाना होगा। और जंगल को बचाएंगे तो उसमें रहने वाले जीव जंतु, जिन्हें हम वाइल्ड एनिमल कहते हैं, वो भी बचेंगे, और अंतोगत्वा हमारा जीवन भी बचेगा। अर्थात सब जिएंगे तो हम भी जिएंगे। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से पेड़ों की कटाई हो रही है, आपको पता हो कि जो रेन फॉरेस्ट होते हैं उनमें से जो 40% जो ऑक्सीजन होता है हमें उसी से मिलता है, लेकिन आज अगर उनकी संख्याओं की बात करें तो वो भी बहुत ज्यादा कम होते जा रहे हैं। हाँ, देखिए, जितनी देर में हमारी आपकी डिबेट खत्म होगी, उसमें फुटबॉल के मैदान के बराबर रेन फॉरेस्ट खत्म हो जाते हैं। जी अमेजन अमेजन रेन फॉरेस्ट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट रेन फॉरेस्ट हैं, और ये वर्षा वन बायोडाइवर्सिटी के हॉट स्पॉट होते। अब देखिए, हॉट स्पॉट क्या कहलाते हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि हॉट स्पॉट हम उन एरिया को कहते हैं जहां प्रचुर मात्रा में, मैक्सिमम मात्रा में बायोडाइवर्सिटी पाई जाए, डिफरेंट लाइफ फॉर्म पाई जाए। तो ये जो हमारे रेन फॉरेस्ट हैं, ये रिच सोर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी है। ऐसे हमारे देश में ये तो अमेजन रेन फॉरेस्ट की बात हुई। हमारे देश में जैसे नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, जहां पर असम, मेघालय, त्रिपुरा, ये सारे 7 सिस्टर्स स्टेट हैं, वहां जी बारिश बहुत होती है, और जहां ज्यादा बारिश होती है तो वहां ज्यादा जीवन होता है, और जहां ज्यादा जीवन होता है तो वहां ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है, और ज्यादा बायोडाइवर्सिटी मतलब ज्यादा प्रोडक्टिविटी। ऐसी जो कोरल रीफ हैं, वो भी बायोडाइवर्सिटी से रिच होती हैं। तो ये देखा होगा, चाहे हमारा ईस्टर्न हिमालय हो, वेस्टर्न घाट हो, इंडो बर्मीज रीजन हो, नॉर्थ ईस्ट रीजन हो, ये सब रिच सोर्स ऑफ मेगा डाइवर्सिटी के रीजन है। भारत में आपको जान के आश्चर्य होगा कि 2.4 2.5% दुनिया का क्षेत्रफल पाया जाता, जी लेकिन हम बायोडाइवर्सिटी के लिहाज से दुनिया में लगभग 8% बायोडाइवर्सिटी रखते हैं। तो ये हम भारत की ये प्राचीन जो हमारी पुरातन पद्धतियां हैं, पुराने जीवन शैली है कि जियो और जीने दो, जल जंगल जमीन जानवर की हम लोग पूजा करते हैं, बचाते हैं, नदियों की पूजा करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं, बरगद की पूजा करते हैं, पेड़ों को लगाते हैं, वन महोत्सव मनाते हैं। उसी कारण ये हम दुनिया को दे पा रहे हैं। लेकिन अब और हमारी एक, कहते हैं ना कि एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री के रूप में और हमारी ये जरूरत है कि हम दुनिया को और भी हरियाली और भी अच्छी धरती दें। बिल्कुल, जिस तरीके से एक सवाल और कि इसका जो असर अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा हमारे जीवन पर पड़ता जा रहा है कि जिस तरीके से जो असंतुलित हो रहा है प्राकृतिक में, तो अगर बात करें जानवरों की, तो आखिर उन पर इस पर किस तरीके का असर पड़ता दिखाई दे रहा है? देखिए प्रिया जी, जानवरों के साथ साथ हमारी फसलें भी प्रभावित हो रही हैं। बिल्कुल जानवरों के लिए जो चारा होता है, वो चारा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जैसे बेमौसम बारिश होगी, बेमौसम सूखा होगा। जैसे मैं बुंदेलखंड के एक ऐसे क्षेत्र से ताल्लुक रखता हूं जहां बारिश नहीं है, पानी नहीं होता है। हम लोगों के यहाँ पानी लाने के लिए सुबह से मेरी माता जी, अभी भी ये हाल है कि बाल्टी लेके बेचारी किलोमीटरों दूर से पानी लाती, अभी की हाल है। देखिए, जिसे सो काल चमकता हुआ शाइनिंग इंडिया कहते हैं, और मैं खुद ताल्लुक रखता हूँ वहां से। हम लोग सिर्फ इस वजह से वहां जब जाने में भी कतराते हैं कि हम लोग एक साथ इतने लोग पहुंच जाएंगे तो वहां पानी कहां से आएगा। सोचिए, ऐसी स्थिति आज भी भारत में है, और वहां से हम सब लोग, तो देखिए पानी की समस्या बढ़ रही है, जंगल समाप्त हो रहे हैं, प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, चारा नहीं मिलेगा जानवरों को। आप समझिए, मेरे घर में करीब 6 गाय होती थी, लेकिन आज की डेट में अगर 6 गाय मेरे घर में होंगी तो मैं उन्हें पानी कहां से दूंगा, मेरी जी माता जी कहां से पानी देंगी। तो हमको 1 गाय तक सीमित होना पड़ा, हमको 4 अपनी बाकी 5 गाय को उनको छोड़ना पड़ा। ऐसे ही छोड़ दिया हमने कि जहां जाना हो भाई चले जाओ, जिसको भी जरूरत हो ले लो, ये स्थिति है। तो ये तो हम एक सामान्य व्यक्ति है, ऐसे ही कितने लोग, लाखों करोड़ों लोगों की जीवन चर्या प्रभावित हो रही। जानवर मर रहे हैं, उन्हें पानी नहीं मिल रहा पीने के लिए, उनको चारा नहीं मिल रहा है, नई नई बीमारियां फैल रही हैं, फुट एंड माउथ डिजीज आपने सुना होगा, खुरपका और मोह पका बीमारियां। अभी देखिए, आज जैसे जैसे गर्मी आएगी, जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग के कारण तापमान, अनियंत्रित गर्मी होगी, और जैसी बारिश शुरू होगी, जानवरों में खुरपका मोह पका रोग, ये तमाम प्रकार के नए नए इन्फेक्शन देखने को मिलेंगे। तो एक तरफ हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, दूसरी तरफ हमारे जीव जंतु कम हो रहे हैं।
कुल मिला के बहुत ही बुरा खतरा है। जी। हम जो एक प्रकार से एक अभिमान करते हैं कि धरती ये हमारी है, इंसानों की नहीं, ये हमारी नहीं है, ये धरती सबकी है, ये हथनी की भी है, शेर की भी है, चमगादड़ की भी है, गिद्ध की भी है, आपकी भी है, मेरी भी है, सबकी है, सबका इस धरती पे अधिकार है। इसलिए अब समय आ गया है कि हम धरती की जैव विविधता को बचाने में के लिए संपर्क लें, इस एक हम प्रण करें आपके चैनल के माध्यम से, और जितना भी अच्छे भले काम हो सकते हैं उन कामों को बढ़ावा दें। जी, देखिए सुशील जी, लोग छोटे छोटे स्टेप्स लेकर अपनी जो जीवन शैली की बात करें तो उनमें भी बदलाव ला सकते हैं, तो क्या आखिर कौन से ऐसे स्टेप्स वो उठाएं जिससे कि वो जो प्राकृतिक की ओर में बदलाव लेकर आए? देखिए, अगर किसी का जन्मदिन होता है तो वो अपने जन्मदिन पर कम से कम अपने नाम से एक पौधा लगाए, और ऐसे हर बार एक पौधा लगाए तो कितने पौधे हो जाएंगे ये वो खुद समझ सकते हो। उस पौधे को बचाने के लिए भी प्रण ले, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपकी शादी की एनिवर्सरी है तो आप पौधों को गिफ्ट कर सकते हैं। जैसे आप मिठाई और तमाम चीजों की पार्टी देते हैं, चॉकलेट की देते हैं, तो अब आपको पता है कि मिठाई से तो क्या हो रहा है, कितने लोग डायबिटीज और कितनी समस्याएं आ रही हैं। जी। तो आप मिठाई खाइए, कोई मना नहीं कर रहे, लेकिन कम मात्रा में लीजिए, और बचे हुए पैसे का आप पौधे बांट दीजिए। पानी को बचाना बहुत जरूरी है, नहीं तो अगला संकट पानी से आने जा रहा है। हम लोग तरस जाएंगे। 2050 तक आधा भारत सूखा हो जाएगा बिल्कुल। बड़े बड़े शहर पानी के लिए तरसेंगे। ये आज मैं अपने गांव की आपको पीड़ा बता रहा था। कल के दिन हम लखनऊ, चेन्नई और कोलकाता और मुंबई में बाल्टी लिए घूमेंगे लोग। तो अगर चाहते हैं कि हम अपने उसके लिए आने वाली पीढ़ी के लिए पानी और नेचर रिसोर्स दे जाएं, तो हमें आपको चेतना पड़ेगा। हमें जो नेचर रिसोर्स है उनका जुडिशियसली यूज करना पड़ेगा। अगली बात यह है कि हम जागरूकता फैलाएं, एनर्जी का कम से कम उपयोग करें, जब जरूरत हो तभी बिजली जलाएं, और जब कमरे से बाहर जाते हो बिजली बंद कर दें, पंखे बंद कर दें, एयर कंडीशन एसी का कम से कम उपयोग करें। अर्थात ये फैशन का वो ना बनाए एक सिंबल। कई लोग फैशन की वजह से एसी चलाते हैं कि अरे भाई हम तो एसी में रहते हैं। जी। अरे आपको एसी की जरूरत नहीं तो क्यों रहते हैं? आप नीचे रह रहे हो सकता है ठंडा हो आपके घर में, है ना। इसके साथ साथ एयर प्यूरिफाइंग पौधे लगाएं, अपने आसपास ऑक्सीजन के स्तर बढ़ाएं, घर में भी और बाहर भी पौधे लगाएं। इसके साथ साथ बच्चों की डाइनिंग जो स्टडी टेबल है वो खिड़की के पास करें, जिससे कि उन्हें लाइट जलाने की जरूरत न पड़े, नेचुरल प्रकाश उनके पास तक आए। अगर आपके घर में कोई आता है तो जरूरी नहीं पूरा गिलास पानी भर के रख दें, जितनी जरूरत है उसके साथ साथ आप खाली गिलास रख सकते हैं, इसके साथ साथ एक पानी की बोतल रख सकते हैं। जितनी जरूरत होगी वो लेंगे। आप पूरा पानी गिलास में भर के रख देते हो, अक्सर लोग आधा गिलास पीते हैं, आधा गिलास फेंक देते हैं। ये एक्चुअली आधा गिलास पानी भी बनने में 4 से 5 गिलास बर्बाद होता है हमारे रिवर्स ऑस्मोसिस वाली मशीन में। तो ये छोटे छोटे स्टेप लेने पड़ेंगे, कुछ ग्रीन हरे भरे काम करने पड़ेंगे, और तभी हम अपनी प्रकृति का पुराना वैभव लौटा पाएंगे। जी, वहीं अगर बात करें टूरिज्म की तो वो कितना ज्यादा असर करता है, अगर बायोडायवर्सिटी पर अगर इसके असर की बात करें तो जो टूरिज्म है वो कितना असर डालता है इस पे? देखिए, टूरिज्म में तो निश्चित ही बायोडायवर्सिटी, अगर जिस देश के पास ज्यादा बायोडायवर्सिटी होगी उस देश में टूरिज्म उतना ही ज्यादा होता है, क्योंकि लोग ग्रीन कलर की तरफ दौड़े चले आते हैं, क्योंकि ग्रीन इज द कलर ऑफ सर्वाइवल, जीवन देता है। तो अगर देश में ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट होगा, ज्यादा से ज्यादा वाइल्ड लाइफ होंगे, तो दुनिया के लोग देश में आएंगे। जैसे हमारे देश में राइनोसेरस है, लायन है, देखा होगा पीकॉक है, हंगुल है, ये अलग अलग प्रकार के जीव जंतु हैं, तो लोग देखने आते हैं, उसकी सवारी करते हैं, राइनोसेरस पे बैठते हैं, एलिफेंट पे बैठते हैं, फोटो खिंचाते हैं, जंगल में घूमते हैं। तो जंगल अपने आप में एक रेवेन्यू का बहुत बड़ा सोर्स है। तो जिस देश में जितने ज्यादा जंगल होगा उतना ही ज्यादा वो समृद्ध माना जाएगा, ना कि वो कंक्रीट का जंगल हो, जैसा कि हम लोगों ने बनाना शुरू कर दिया है। सड़कों में कंक्रीट बिछा दिया, घरों में कंक्रीट बिछा दिया, मैदान में कंक्रीट बिछा दिया। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, मैं लखनऊ से ताल्लुक रखता हूँ, और हमारे जो वाइस चांसलर सर थे इसके पहले, उन्होंने पूरे मैदान में जहां पर एक प्रकार से वाटर रिचार्ज होता था, उन्होंने वहां पूरा कंक्रीट बिछा दिया। अब देखिए, जहां पानी का भूजल स्तर के लिए वाटर रिचार्ज होता था वो तो खत्म हो गया ना, कई एकड़ जमीन थी उसमें कंक्रीट बिछा दिया। तो हमें ऐसे स्टेप लेने से बचना है, क्योंकि अगर हम जमीन को छोड़ेंगे, उसमें घास छोटे मोटे पेड़ लगे होंगे तो वो वाटर को रिचार्ज करेंगे, क्योंकि पेड़ जहां होते हैं वहीं पानी भी एब्जॉर्ब होता है। जी,
बहुत बहुत सुशील जी धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ विज्ञान संचालक डॉक्टर सुशील द्विवेदी जी जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि आखिर अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है और इस पर हमें क्या करना चाहिए। वैसे पर्यावरण में हो रहे बदलाव और पृथ्वी के बढ़ते विनाश रूप को लेकर कहीं ना कहीं आम लोगों को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, क्योंकि इंसान की इस ग्रह पर ऊपर जो तब्दीलियां ला रहा है और इन्हीं तब्दीलियों की वजह से प्राकृतिक संतुलन है वो बिगड़ता जा रहा है। लिहाजा इस बार जो जैव विविधता की थीम रखी गई है वो है वी आर द सॉल्यूशन। तो हमें अब उन सब चीजों से परहेज करना है जिससे कि पृथ्वी को बचाया जा सके, चाहे वो प्लास्टिक यूज की बात हो या फिर पॉल्यूशन की बात हो। तो फिलहाल के लिए इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।